मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आप सभी का स्वागत है दिल्ली लाइव में। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां आज टोक्यो ओलंपिक में दिल्ली के पदक विजेताओं और भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सम्मान समारोह में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की स्पोर्ट्स पॉलिसी के 3 स्तंभ है। पहला स्तंभ है पूरी दिल्ली में खेल की संस्कृति को शुरू करना। दूसरा, बचपन से जिन बच्चों में क्षमता है उनकी पहचान करें। के ऐसे करूँगा। आप लोग एक एक कप में से प्लेयर जो है वो हजारों लाखों करोड़ों बच्चों को प्रेरणा देता है। दिल्ली में हमने जो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है, इसको हम लोगों ने देश भर में जितनी भी राज्य सरकारें थी उन सारी पॉलिसीज़ को स्टडी करके कोशिश हमने ये की कि जो भी अच्छी चीज़ें सारी पॉलिसी से निकाल सकते थे उन सारी अच्छी बातों को निकाल के एक अच्छी पॉलिसी बनाई जाए। उस तरह से हमने पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के मोटे मोटे तौर पे 3 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है कि पूरे दिल्ली के अंदर एक खेल का कल्चर चालू हो। उसके लिए लोगों को जितना ज़्यादा, आम लोगों को, आम बच्चों को जितना ज़्यादा जो खेलना चाहे, जैसे भी खेलना चाहे, उनको खेलने के लिए प्रेरित किया जा सके। दूसरा स्तंभ है कि बचपन से पोटेंशियल जिन बच्चों के अंदर है उनको आइडेंटिफाई कर सकें कि इसके बच्चे के ये बड़ा होकर कुछ कर सकता है। उनको पहले से आइडेंटिफाई करके उनको बचपन से आर्थिक मदद अगर दी जा सके आगे बढ़ने के लिए। और तीसरा स्तंभ है कि जो लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपना हुनर दिखा चुके हैं उनको किस तरह से हम आर्थिक तौर पे मदद कर सकें और तरह तरह से हम उनकी मदद कर सकें। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के लिए 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। आईटी नियम 2021 के तहत पहली बार 18 यूट्यूब समाचार चैनल ब्लॉक किए गए हैं। 4 पाकिस्तान से संचालित यूट्यूब चैनल समाचार चैनल को बंद कर दिया गया। वहीं यूट्यूब चैनलों ने दर्शकों को गुमराह करने के लिए टीवी समाचार चैनलों के लोगो और झूठे थंबनेल का इस्तेमाल किया। इसके अलावा 3 ट्विटर अकाउंट, 1 फेसबुक अकाउंट और 1 न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक कर दिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये नए आईटी नियम 2021 के तहत 18 भारतीय यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया गया है, जबकि पाकिस्तान के 4 यूट्यूब न्यूज चैनल को भी बंद किया गया। इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशों से रिश्ते और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में दुष्प्रचार फैलाने का आरोप है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। तो 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया है और इन पर ये इल्ज़ाम लगाए गए थे कि ये जो चैनल्स हैं वो दुष्प्रचार करते नजर आ रहे थे, जहां ये अपने थंबनेल पे इस्तेमाल कर रहे थे टीवी चैनल एंकर्स की फोटोज और कई ऐसी चीज़ें जो कि लोग देखना पसंद करते हैं या सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं। अब देखिए, ये भी एक साइबर क्राइम के तहत हम इसे गिन सकते हैं, जिस प्रकार से ये यूट्यूब पर ऐसे कंटेंट डालते थे जो कि आम जनता को और खास करके युवाओं को प्रभावित करते थे। वहीं भारत के खिलाफ काम करने के लिए 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया गया है, जिस पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अब तक 78 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया गया है। 22 में से 18 चैनल भारत में काम करते थे। इन 22 चैनलों के कुल व्यू 262 करोड़ थे। ये ट्विटर अकाउंट है, 1 फेसबुक अकाउंट और 1 न्यूज वेबसाइट भी ब्लॉक किए गए हैं। इससे पहले जितने भी यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक किए गए थे वो भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, दरार पैदा करने का प्रयास करते थे, भ्रम फैलाने का प्रयास करते थे। और ये अधिकतर चैनल्स पहले पाकिस्तान से चलते थे। इस बार के जो 22 चैनल्स जिनको ब्लॉक किया गया है यूट्यूब वाले, उनमें से 18 चैनल्स भारत में चलते थे और 4 यूट्यूब चैनल पाकिस्तान से चलते थे। इसके अलावा 3 ट्विटर अकाउंट, 1 फेसबुक अकाउंट और 1 वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी
कि ये जो 22 यूट्यूब चैनल जिनको ब्लॉक किया गया है उनके कुल व्यू जो है 262 करोड़ थे। ये जो दुष्प्रचार, भ्रम, भय फैलाने का काम किया जाता था, उसका भारत के दुनिया भर के देशों के साथ रिश्तों पर प्रभाव पड़े उस तरह का भी था। कोविड से लेकर दुष्प्रचार किया गया वो भी था। यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हो तो उस तरह की बातें भी उनके ऊपर थी। बहुत सारी ऐसी बातें जो आईटी रूल्स के खिलाफ हैं, उसके कंप्लायंट भी नहीं थे। और ये सब चीजों पर ध्यान देने के बाद इन 22 यूट्यूब चैनल्स पर कार्रवाई की गई, इनको तुरंत ब्लॉक कर दिया गया है। केंद्र की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी कल अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है, जिसे लेकर के पार्टी की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां की गई। बीजेपी नेता अरुण सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि कल ठीक 10 बजे पीएम मोदी देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के स्थापना दिवस पर उन्होंने होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए अरुण सिंह ने बताया कि भाजपा के सभी मंडलों में जिला कार्यालयों में ध्वजारोहण किया जाएगा, साथ ही शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सभी किसी न किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा मुख्यालय पर ध्वजारोहण करेंगे और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। यहाँ रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। एक एक योजनाओं को ले जाकर लोगों को, किसानों के बारे में, किसानों को बताना, जिससे जन जागरण भी हो और किसान अधिक से अधिक लाभ भी ले सके। पूरे देश में अभियान चल रहा है। इसी प्रकार से 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले दिवस के रूप में मनाएंगे। उसके भी कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, हॉस्पिटल में जाना, लोगों को संपर्क करना, उसका भी पुष्पांजलि करना पड़ता है। 12 तारीख हम वैक्सीनेशन दिवस, टीकाकरण दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे। 185 करोड़ लोगों को मुफ्त में टीकाकरण मिल गया। उस दिन जिनको टीकाकरण नहीं हुआ है, बच्चों को उनसे संपर्क करना, उनका टीकाकरण कराना, जो भी अभी बच्चे हैं उनसे भी उनका टीकाकरण कराना। वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में सीनियर लीडर और विधायक आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें तीनों एमसीडी एकीकरण के बिल के बारे में बताया। बिल को लेकर के आतिशी ने गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला बोला। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने तीनों दिल्ली की एमसीडी के एकीकरण का बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि तीनों एमसीडीज को एक करने का कारण ये है कि जब तीनों एमसीडीज एक हो जाएंगी तो फिर उनके फाइनेंसेस बेटर चल पाएंगे। और क्यों फाइनेंसेस बेटर नहीं चल रहे हैं, उस पर माननीय गृह मंत्री जी का कहना है क्योंकि दिल्ली सरकार तीनों एमसीडीज के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मैं आज देश के गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछना चाहूंगी कि दिल्ली सरकार एमसीडीज के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है या केंद्र सरकार दिल्ली की तीनों एमसीडीज के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विशेष ओलंपिक भारत की तरफ से आज दिल्ली के कड़कड़डुमा में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें मेगा हेल्थ टेस्ट का नाम दिया गया। दिल्ली में चले इस विशेष कैंप में कुल 600 एथलीटों की स्वास्थ्य जांच की गई। इस मौके पर आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह मौजूद रहे। वहीं यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कौशाम्बी के डायरेक्टर डॉक्टर उपासना अरोड़ा एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर पीएन अरोड़ा के कुशल निर्देशन में यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी गाजियाबाद के डॉक्टरों और टीम द्वारा स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बात की जानकारी हॉस्पिटल के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हेड गौरव पांडे ने दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिता के खिलाड़ियों को तैयार और प्रेरित करना था। वहीं आपको बताते चले कि विशेष ओलंपिक भारत जो एक मान्यता प्राप्त संगठन है, जिसकी अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा हैं, उन्होंने बताया कि विशेष ओलंपिक भारत राष्ट्रीय खेल संघ, युवा मामले
और खेल मंत्रालय के तहत खेल के जरिए से बौद्धिक विकलांग बच्चों और वयस्कों के खेल और अन्य जीवन कौशल के विकास के लिए काम करता है। आज का प्रोग्राम रखा गया था कि कैसे पूरे देश के अंदर जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनका हेल्थ चेकअप किया जाए ताकि आगे जब वो स्पोर्ट्स के अंदर जाना चाहते हैं उसके लिए उनको प्रोत्साहन भी मिले, उनको हम और अच्छा बना सकें ताकि इन बच्चों की एक जो उनको कमी खलती है खासकर स्पोर्ट्स के मैदान में वो पूरी हो सके। ये आज का कार्यक्रम मिसेस मल्लिका नड्डा के इनिशिएटिव पे और आदरणीय मोदी जी के निर्देशन पर और मार्गदर्शन पे किया गया है। यशोदा हॉस्पिटल की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है जिसमें कि सभी बच्चों को जो दिव्यांग बच्चे हैं जिनकी स्क्रीनिंग हो रही है और स्क्रीनिंग होने के बाद उनको जो भी आवश्यकता होगी उसमें पूरी मदद की जाएगी जिससे कि हम पैरा ओलंपिक में अधिक से अधिक मेडल प्राप्त करें। आपने पहले भी देखा है कि हम लोगों के भारतवर्ष ने इसमें इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया और मेडल प्राप्त किया है। वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ट्रेडर्स की बाधाओं को दूर करने के लिए स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस की प्रक्रिया को और भी सरलीकृत कर दिया है। नई स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस नीति के तहत स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस प्रदान करने की समय अवधि को भी 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि क्षेत्र के लोगों की सुविधा मिले इसका पूर्वी निगम हमेशा ख्याल रखती है। ट्रेडर्स को नया लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल किया गया है ताकि कारोबारी आसानी से लाइसेंस बनवा सके। महापौर ने कहा कि पहले लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया 60 दिनों में पूरा होता था, लेकिन अब इसे 30 दिनों में ही कर लिया जाएगा। ट्रेडर्स को नया लाइसेंस लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, दस्तावेज अपलोड करने होंगे और फीस जमा करने के बाद आवेदक को प्रोविजनल लाइसेंस तत्काल जारी कर दिया जाएगा। पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपने क्षेत्र में रहने वाले चाहे व्यापारी हों चाहे आम जनता हो, उनकी सुविधाओं का हमेशा ख्याल रखती है। पहले भी हमने सरलीकरण किया है और स्वास्थ्य सेवा में और सरलीकरण किया गया है ताकि लोग आसानी से अपना लाइसेंस बनवा सकें, अपना दुकान चला सकें, व्यापार कर सकें और अपने परिवार का जीवन भरण पोषण आसानी से कर सकें। जिसकी प्रक्रिया पहले 60 दिन की होती थी और वो 30 दिन में पूरी की जाएगी। जब आप अपने जो पेपर्स हैं, स्वास्थ्य लाइसेंस लेने के जो पेपर्स है उसको जमा करा देंगे, डाउनलोड कर देंगे, उसका आपको फीस जमा करानी होगी। फीस जमा कराने के बाद आपको प्रोविजन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, प्रोविजन लाइसेंस मिल जाएगा। और हेल्थ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। बात करते हैं दक्षिण दिल्ली की, जहां दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यान ने एक पत्र लिख करके आदेश जारी किया कि नवरात्रि के दौरान स्थानीय रूप से मीट की दुकानें बंद रखी जाए। कुछ मार्केट में इसका असर देखने को मिला। वहीं मेयर मुकेश सूर्यान ने बताया कि रास्ते गुजरने वाले लोगों को मीट की दुकान के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नवरात्रि के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मेयर मुकेश सूर्यान ने शराब की दुकानों को बंद करने का आग्रह किया था। वहीं राजधानी दिल्ली के द्वारिका विधानसभा के अंतर्गत रघुनगर इलाके में बीते 25 दिनों से पीने का पानी न आने की शिकायत स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही है। लोगों का आरोप है कि इस भयंकर गर्मी में उन्हें पीने का पानी नहीं मिल रहा। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली पानी योजना को लेकर के वाहवाही लूटने में लगे हैं। आपको बता दें कि द्वारिका विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा वर्तमान में विधायक हैं। ऐसे में विधायक और सीएम केजरीवाल एक ही पार्टी से नेता हैं, तब भी लोगों को पीने के
पानी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का यही आरोप है कि उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए टैंकर के पानी पर निर्भर होना पड़ रहा है। गली नंबर 14 की निवासी हूँ मैं। हमारे यहाँ पानी पिछले 15 दिन से बिल्कुल नहीं है और उससे पहले भी नाइट में आता था 1 बजे से लेके 5 बजे तक। मतलब आप ये सोचो कब इंसान जागेगा और कब पानी भरेगा। अब तो बिल्कुल ये हो गया कि हम बूंद बूंद को तरस रहे हैं, बिल्कुल पानी नहीं है इस एरिया में। देखो आप पीछे टैंकर आया हुआ है, सब इतने परेशान है, पानी की बाल्टियाँ भर भर के। टैंकर भी 2 दिन में 3 दिन में आता है, डेली नहीं आता है। हमने शिकायत की है, जल बोर्ड में शिकायत की है, विनय मिश्रा जी के ऑफिस में भी कॉल किया है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये बताया अब मतलब शिकायत करने के बाद ये बताया गया कि पीछे से पानी का प्रेशर नहीं है। प्रेशर नहीं है तो क्या हमें पानी कभी नहीं मिलेगा? हमारे यहाँ पानी की बड़ी किल्लत चल रही है। पीछे लगातार 1 महीने से तो बहुत बुरा हाल चल रहा है, होली के बाद से लगातार। पर पिछले 14 दिन से पानी नहीं आया है और लोग इसी तरह से कभी इससे मांग रहे हैं, कभी उससे मांग रहे हैं, कहीं जो भी सोर्स है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने जेई नितिन वर्मा जी को फ़ोन किया और उनके बहुत सारे कंप्लेंट्स किए हमने, 19-16 के पर बहुत सारी कंप्लेंट्स किए। ऐसे मैंने जो असिस्टेंट इंजीनियर है उनको मैंने फ़ोन किया, हरी सिंह जी से, उनको भी मैंने अपनी बताई। आज उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक टैंकर भेजा है। तो एक एक टैंकर से पूरी गली की समस्या कैसे दूर हो सकती है? ये पहले लोग दिन में पानी दिया करते थे, बिल तो कहीं वो जब दिन में ले रहे हैं, तो हमें पानी रात को 1-1, 2-2 बजे किस लिए दे रहे हैं? ये लोग रात ही जगह कर करके हम पानी ले रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने आज थाना बिंदापुर में एक कंप्यूटराइज्ड लैब और लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन किया। आपको बता दें कि संगम एजुकेशन ट्रस्ट के सहयोग से थाना बिंदापुर के में कंप्यूटर क्लासेस और लाइब्रेरी का आयोजन किया गया। समाज के पिछड़े तबके और अपराध से जुड़ने वाले बच्चों पर खास तौर से फोकस करते हुए दिल्ली पुलिस उन्हें शिक्षित करेगी और बाद में जॉब प्लेसमेंट की भी कोशिश जारी रहेगी। आपको बता दें कि उद्घाटन के मौके पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कि दिल्ली पुलिस समाज का सहयोग चाहती है और समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। पढ़ने का, हमारे भी परिवार के बच्चों को माहौल मिले पढ़ने का और आगे बढ़ने। मैं समझता हूँ कि संगम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से कुलदीप ने जो अमीश और उनके दूसरे साथी जैकब ने जो ट्रस्ट में ये मेहनत शुरू की है, पुलिस उनके लिए बहुत अच्छा एक सहयोगी साबित होगी। और फॉर्चुनेटली कुलदीप के जो सन है अंगद, ही इज एन IPS ऑफिसर, हैज बीन अलॉटेड एडमिट कार्डर, तो ही विल बी हियर इन दिल्ली इन फ्यूचर। तो एक बहुत बढ़िया ये उनका मैडम का भी मेमोरी हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और वो चूँकि खुद एक बहुत अच्छी टीचर रही हुई थी, तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगर ये कंट्रीब्यूशन कुलदीप के साथ हमारी दिल्ली पुलिस इसमें सहयोग कर सकेगी। संगम ट्रस्ट हमने अपनी मिसेस की याद में बनाया है, मिसेस संगीता मेहता की, जिनको हमने पिछले साल कोविड में खो दिया था। तो वो एक बहुत पैशनेट टीचर थी, फिलैंथ्रोपी वगैरह में बहुत और सोशल सर्विस में काफ़ी काम करती थी। तो उनका जो काम शुरू किया हुआ था उनको हम आगे लेके जाना चाहते हैं। तो इसके 3 फोकस एरियाज़ हैं। एक है क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी तरह से एजुकेशन के फील्ड में काम करना। दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि विकास वगैरह का जो भी काम है उसको अच्छी तरह से करना। और तीसरा नेटिव कल्चर, जो भी हमारी भारतीय संस्कृति है उसको हमने बना के रखना है और उसको आगे प्रमोट करना है। तो बेसिकली संगम ट्रस्ट इन 3 क्षेत्रों में काम करेगी। माई सेल्फ महक जिंदल एंड मेरे को बहुत ही ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ इस NGO को, संगम ट्रस्ट को और पुलिस स्टेशन को, क्योंकि उन्होंने फैकल्टी प्रोवाइड करी इधर और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे सीखने आ रहे हैं। और हमने खुद भी मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, तो मैंने खुद भी उन बच्चों से बात की है, तो मैंने उनके बारे में पता किया। तो वो खुद भी उधर अपने NGO में पढ़ाते और यहाँ पर वो खुद भी एक IT एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। तो मतलब उन लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया और हमको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो मतलब एक होता है कि एक स्पेस नहीं मिल पाता है ईजिली, कि अगर उन्हें कुछ कराना है तो स्पेस मिल पाता, तो वो पुलिस स्टेशन ने प्रोवाइड किया है उस NGO को, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। दिल्ली पुलिस और संगम जैसी समाज सेवी संस्थाएं अब जुर्म से लड़ने के लिए लोगों को शिक्षित कर रही हैं और उसी मानगी का नतीजा है कि आज बिंदापुर थाने में हाईटेक पढ़ाई के लिए कंप्यूटराइज्ड लैब का उद्घाटन किया गया है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि पब्लिक और पुलिस के बीच में जो रिलेशन है वो मजबूत होगा और पुलिस को भी कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी से फायदा मिलेगा। मैं गुलशन सैफी, नेटवर्क 10,
दिल्ली। आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई। पिछले 15 दिनों में ये दाम 13वीं बार बढ़े हैं। अब दिल्ली में पेट्रोल 104.61 रुपये और डीजल 95.87 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया। वहीं मुंबई में पेट्रोल 119.67 रुपये प्रति लीटर और डीजल 103.92 रुपये पर बिक रहा है। तो कोलकाता में आज पेट्रोल की कीमत 104.28 रुपये और डीजल की कीमत 99.2 रुपये हो गई है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार आसमान छूती दिखाई दे रही हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो एक बार फिर से डीजल और पेट्रोल में 80 पैसे का इजाफा किया गया है, जिससे दिल्ली के पेट्रोल की कीमत की बात की जाए तो 104 रुपये 61 पैसे पहुँचते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं डीजल की बात करें तो 95 रुपये 87 पैसे अब डीजल की कीमत दिल्ली में हो गई है। इसी के साथ अगर बात करें तो 15 दिन के अंदर 13 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, जिसमें अगर देश की बात करें तो देश में 9 रुपये 20 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई है। कुछ लोगों से जान लेते हैं और उनसे बात करते हैं। एक बार फिर से बढ़ गए हैं। 104 रुपये दिल्ली में पेट्रोल दाम हो गया। कितना मुश्किल हो रहा है जेब? मुश्किल तो हो ही रहा है, बाकी है कि महंगा और होगा अभी तो चांस है, कम होने के चांस नहीं। जेब पे असर पड़ रहा है इसका? जेब में असर तो पड़ेगा ही कोई। तो और जान लेते हैं लोगों से कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। 104 रुपये पेट्रोल दिल्ली में हो गया है। कितना मुश्किल हो रहा है, जेब पे कितना असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा, इतनी इनकम नहीं है जितना पेट्रोल का एक्सपेंस होता है। इतनी इनकम नहीं हो रही आज। जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं जितने भी हैं, अगर हम उसकी कंपेयर करें तो पेट्रोल हमारा ज़्यादा पड़ रहा है। मतलब हम अब प्रेफर कर रहे हैं कि मेट्रो या बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा बेटर है। पेट्रोल के दाम तो सर बहुत बढ़ रहे हैं और सीएनजी 66 रुपये जन 65 रुपये तो सीएनजी कर दी बहुत। अब बताओ क्या करेगा आदमी, सीएनजी से भी पेट्रोल से गाड़ी चला लेगा। तो इससे घर के बजट पे कितना असर होगा? घर के बजट पर तो सर पूरा ही असर पड़ेगा। आदमी अपना घर चलाएगा या गाड़ी में पेट्रोल गिरवाएगा, ये बताओ। जो आदमी फील्ड का काम करता है वो क्या करेगा? कंपनी देती है 1.5 रुपये लीटर या 2.5 रुपये लीटर पेट्रोल, बताओ क्या करेगा बंदा? लग रहा है घर के बजट तो सारा ख़राब हो जाता है इससे। भैया पेट्रोल बढ़ते ही सारी चीज़ों में महंगाई आ जाती है, तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, नहीं कोई काम धंधे नहीं है आज की डेट में। वहीं पश्चिमी दिल्ली जिला पुलिस ने एक चोर और 2 नाबालिग साथी चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पश्चिमी जिला डीसीपी घनश्याम बंसल के नेतृत्व में पेट्रोलिंग की व्यवस्था में तेजी लाई जा रही है। बता दें कि पकड़े गए बदमाशों के पास से एक चोरी की स्कूटी बरामद हुई। आरोपियों के पहचान विशाल हरिनगर निवासी के रूप में हुई है। वहीं राजधानी दिल्ली के आउटर दिल्ली में साइबर पुलिस थाना की टीम ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लोगों को पैसा डबल करने के नाम पर ठगी करता था। शातिर ठग सिंगर है और अपनी MBA मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज कंप्लीट की हुई है। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी युवक गलत रास्ते की ओर निकल पड़ा। दरअसल साइबर पुलिस को 22 मार्च 2022 को शिकायत मिली, जिस पर मामला दर्ज किया गया, जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया था कि इंस्टाग्राम आईडी द्वारा उन्हें संपर्क किया। इस दौरान उनको प्रलोभन दिया गया, जिसमें 1,70,000 रुपये UPI से भुगतान किया गया और बाद में महिला से दोबारा 1,12,000 मांगे गए। इसके बाद महिला को एहसास हुआ कि वो इंस्टाग्राम द्वारा ठगी का शिकार हो चुकी हैं और महिला ने बाद में साइबर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए IP एड्रेस के CDR और कुछ IMI सर्च करके आरोपी को गिरफ्तार किया। एक बार फिर आउटर डिस्ट्रिक्ट ने एक ऑनलाइन चीटर को अरेस्ट किया है जो डबल योर मनी स्कीम करके इंस्टाग्राम में लोगों से पैसे भेजता था। इसने कोई 4-5 इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए थे और उसने काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर ऐड किए थे। इसके इंस्टाग्राम अकाउंट में इसने ऐसे फोटो लगाए थे जिससे कि लगता था कि ये सही में पैसे डबल करता है। ये एक बडिंग सिंगर है और इसने MBA भी किया हुआ है। इसका नाम रजत अग्रवाल है और इससे हमें कम से कम 15 लाख तक गिफ्ट वाउचर रिकवर हो गए प्लस 2 मोबाइल फोन। इससे हमें ये होना चाहिए कि हमें कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से पहले ये सोचना चाहिए कि कहीं हमारे पैसे चीट तो नहीं हो रहे हैं। तो कोई भी इंस्टाग्राम या फेसबुक प्रोफाइल पे अगर कोई ऐसे पैसे मांगता है, आपको ये अवेयर रहना चाहिए
कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि कहीं ये चीटर नहीं है। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। आज मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना दिल्ली के झंडे वाली माता मंदिर में हुई है। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली। लगातार 2 साल से कोविड की मार झेल रहे थे लोग इस दौरान मंदिर नहीं पहुंच पा रहे थे।